हेलो क्लास। हम लोगों ने अभी तक मेरा प्यारा बेटा जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे तो थर्ड चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर मैंने चूंकि आपको सेकंड चैप्टर के तौर पे ही कंसिडर किया है, इसलिए चाहे आपसे सेकंड चैप्टर माने या तो सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर। तो जो थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें कई सारे टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे। उन टॉपिक्स में से जैसे कि प्यारा बेटा मैंने आप लोगों को पहले तो इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक जो टर्म्स होते थे वो डिस्कस किए। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो वीडियो हमने पुटअप की थी उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी वर्किंग, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इतनी बातों का डिस्कशन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसमें से कई नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले प्यारा बेटा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जैसा नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड के आसपास जनरेट हो। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल डैनियल सेल की ही बात करूं तो आप लोगों ने दो कंटेनर देखे थे, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। पहले आपने लेफ्ट साइड में एक कंटेनर देखा था जहां पर जिंक था, क्लियर है, उसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ था। कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ था प्यारा बेटा? जिंक सल्फेट भरा हुआ था एक्वस फॉर्म में। अगर उसकी वर्किंग तुम देख रहे होगे तो वर्किंग में तुम लोगों ने देखा क्या होगा? तुमने देखा होगा कि Zn2+ धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं। जो कंसंट्रेशन था Zn2+ का, आप उसका अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे वर्किंग होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वहां समझिए, वहां से चीजें समझ में आएंगी। आप चीजों को देख रहे थे कि Zn2+ का कंसंट्रेशन यहां इंक्रीज हो रहा था सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो थे दैट आर एक्युमुलेटेड एट आपके इलेक्ट्रोड मींस एनोड यहां पर जो था। अब इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हो रहे थे या इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहे थे और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज था। तो एक तरीके से प्यारा बेटा यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है और यहां पे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होता है। काफी अच्छे से फिजिक्स में आप लोग पढ़ रखे हो कि जब एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक नाम देंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डिफिनेशन समझना आपके लिए आसान हो गया होगा। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि तुम डिफाइन करो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो तुम लोग डिफाइन कर सकते हो क्या? इट कैन बी डिफाइन एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम कहते हैं किस तौर पे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे। जो डेवलप हुआ है या प्रेजेंट है किसके बीच में? इट कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हैं, एंड इट्स आयंस, और उसके जो मेरा प्यारा बेटा क्या है? आयंस हैं। कहां? इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। डिफिनेशन यहीं से समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रोड और उसके जो आयन है, इलेक्ट्रोड किसका था? जिंक, और उसके आयन कौन थे? Zn2+। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफिनेशन क्लियरिफाई हो गई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन। क्लियर? अब प्यारा बेटा हम लोग कभी कभी जब रेफरेंस में जाते हैं तो आप देखोगे इसकी एक दूसरी डिफिनेशन भी, अदर डिफिनेशन भी मिलती है एग्जाम में, या आपको बुक में प्रेजेंट करने को मिलेगी, या कहीं भी आपको जरूरत महसूस हो जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी डिफिनेशन बोलेंगे, दोनों सही ही हैं। अगर आप लोग पूछता है कि इसकी अदर डिफिनेशन कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइन एज डॉट डॉट मींस कैन बी डिफाइन एज क्या? कैन बी डिफाइन एज टेंडेंसी, और टेंडेंसी किसकी? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी बेटा, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। और कौन सी टेंडेंसी? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, इलेक्ट्रोड जो होगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो गेन करेगा, क्योंकि उस पर या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो लूज करेगा, रिडक्शन होगा तो गेन करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, इस चीज की जो टेंडेंसी होती है इसको भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे समझा जा सकता है। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान दीजिएगा,
अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग जनरली कहीं कहीं दो तरीके से देखते हैं। कैसे? मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो तरीके से ब्रेक करूंगा। एक को मैं बोलूंगा मेरा प्यारा बेटा जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को हम कहेंगे प्यारा बेटा जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहीं पे जो दूसरा है उसको हम क्या बोलेंगे प्यारा बेटा, उसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। एक को हम लोगों ने नाम दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को हम लोगों ने नाम दिया रिडक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है प्यारा बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन, प्रेजेंटेशन देखिएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे, ई रिडक्शन। तो ये एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन इस तरीके से मैं कर सकता हूं। मैं इस तरीके से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन और इस तरीके से मैं रिडक्शन पोटेंशियल ई रिडक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगा। क्योंकि अच्छा, ये दो तरीके का डिवीजन क्यों किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। बिल्कुल ऑब्वियस ही चीज है ना मेरा प्यारा बेटा। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था तो एनोड और आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वहां और आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जब इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो एक चीज तो आपको आइडिया लग गया होगा प्यारा बेटा कि अगर माना मेरे सामने दो इलेक्ट्रोड हैं तो जो दो इलेक्ट्रोड हैं और उसके जो आयंस हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये तो इलेक्ट्रोड हो गए। हमने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रोड है और उसके जो आयंस हैं सॉल्यूशन के अंदर, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसे तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। लेकिन दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ध्यान दीजिए, लेकिन दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको वोल्टमीटर से मेजर भी कर सकते हैं उसे हम जानते हैं किस नाम से, सेल पोटेंशियल के नाम से, या हम कहीं कहीं उसको ईएमएफ भी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्यारा बेटा, किसी ने आपसे कहा कि यू हैव टू डिफाइन या आपको एक्सप्लेन करना है कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो पहली बात डिफाइन करने से पहले सेल पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन समझ लो। सेल पोटेंशियल को ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल पोटेंशियल होता क्या है, सेल पोटेंशियल दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम क्या कहेंगे, इट कैन बी डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन बी डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात समझो, इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच का, इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन प्यारा बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज सेल पोटेंशियल। इसको हम जानते हैं किस नाम से प्यारा बेटा, नोन एज सेल पोटेंशियल। इसको मैं सेल पोटेंशियल के तौर पे जानता हूं। अब एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ये प्रेजेंटेशन तो लगभग आपको आइडिया समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो यहां हो गया, उसकी डिफिनेशन समझाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखना होगा तो कैसे लिखा करेंगे, ई इलेक्ट्रोड, हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे सेल पोटेंशियल बोलते हैं। इतनी बात आप लोगों को जब समझ में आ गई तो इसके बाद अब हम कुछ आगे की चीजें पढ़ने या समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा ले प्यारा बेटा, क्या कि अगर माना मेरे सामने मैंने कोई डैनियल सेल ही बना दिया, वैसे मैं जनरली वर्ड कौन यूज करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। माना मैंने कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, कंस्ट्रक्शन तो तुम लोगों को पता है कि एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। जनरली माना मैंने क्या बना दिया, अगर डैनियल सेल बनाया तो एनोड का काम कौन करता है, जिंक। भाई ये तो स्पेसिफाइड वाला था ना, अगर एनोड का काम कौन करे, जिंक करे, और अगर कैथोड का काम कौन करे, कॉपर करे। तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को तुम क्या नाम देते थे, डैनियल सेल। तो मैंने यहां पर माना ये कॉपर बना दिया, एक डैनियल सेल का प्रेजेंटेशन। बाकी चीजें तुमको बहुत अच्छे से पता है, यहां पर उसका एक्व सॉल्यूशन होगा, जिंक सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन होगा, यहां कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन होगा। तो ये जिंक सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन हो गया, यहां पर कॉपर सल्फेट का एक्व सॉल्यूशन हो गया। ये इतनी बात क्लियर है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, ये बात भी आपने सीखी थी, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था प्यारा बेटा क्या,
जिसे आप लोग जानते थे किस नाम से, सॉल्ट ब्रिज के नाम से। आप लोगों ने इसे क्या नाम दिया था प्यारा बच्चा, सॉल्ट ब्रिज का नाम दिया था। अब एक चीज ध्यान सुनो, ये तो सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये इतनी कहानी तो समझ में आ गई। इसके बाद हमने कहा कि भाई ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये अगर हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा भी दिया ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। एक इतना चीज समझाया था। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे जो यहां इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, ये नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने लायक चीज है क्या, कि वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम नहीं पता कर सकते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, वी कैन नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, या फिर वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू, सिंपल भाषा में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली बाय एन डिवाइस या बाय अ डिवाइस। तुम ये सोचोगे कि हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए इसी के अंदर कोई डिवाइस डाल दिया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर हो जाएगा, तो नहीं। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को एब्सोल्यूट रूप से या फिर किसी डिवाइस की मदद से नॉर्मली नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं फाइंड कर सकते हो, तुम इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फाइंड कर सकते हो। आपको अगर फाइंड आउट करना है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, तो वो फाइंड आउट हो जाएगा। वोल्ट मीटर लगाइए, फाइंड आउट हो जाएगा। यहां नहीं होगा कि वोल्ट मीटर लगा दो और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर हो जाए। अब ये जब समस्या आ गई कि भाई हम तो केवल दो इलेक्ट्रोड के बीच के डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते हैं, डिफाइन तो कर दिए थे। तो अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने की बात आएगी तो मेजर करेंगे कैसे? फिर उसको मेजर करने के लिए तुम्हें एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब अगर इसको मेजर करना है तो उसके साइड में जो दूसरा आप सेटअप लगाइए वो होना चाहिए रिफरेंस इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब जिसकी वैल्यू तुम्हें पहले से लगभग पता हो। ये चीज तो वैसे है ना जैसे कोई वेट मेजर करना हो। भाई हमने कहा इधर कोई एक वेट तुमने रख दिया, अब मेजर करना है तो दूसरी साइड आपको क्या रखने पड़ेंगे। जैसे हमने कह दिया इधर बना 2 बकेट मैंगो रख दिया, उसके वेट को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दूसरी तरफ हम लोग नॉर्मल वेट रखेंगे, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg, 15 kg, तभी तो मेजर कर पाओगे। और ये वो kg, 1 kg, 10 kg, 5 kg ये सब है क्या? ये रेफरेंस है। एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तुम दूसरे की चीज निकाल रहे हो। बिल्कुल वैसे ही अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो दूसरी साइड में आपको रखना क्या पड़ेगा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा। और जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख दोगे फिर इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता ही है। आप करिए क्या, वोल्ट मीटर यहां लगाइए, जैसे वोल्ट मीटर यहां लगाया देखिए वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट कर देगा। इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, कहता है कि निकालिए E0 Zn2 प्लस, मतलब कहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए डैनियल सेल का, सीधे सीधे ऐसे कहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए डैनियल सेल का। तो ये एक आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहां रखोगे, वोल्ट मीटर के थ्रू वैल्यू निकलेगी, फिर फॉर्मूला के थ्रू जस्टिफाई करना पड़ेगा। कभी कभी 1 से 2 नंबर में आ जाता है। तो आगे की वीडियो में या तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा या तो जो कभी नॉर्मल डायरेक्ट क्लास होगी या फिर आप लोग नॉर्मल मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। अभी तो एक बात निकल के आई, जो बात निकल के आई वो ये है, इस बात पे ध्यान दो। क्या बात निकल के आई? कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, हम किसी भी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। चाहिए क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होता है तो चलिए बारी आती है किसकी? रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। तो हम अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे आ गए, चलिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी देख लेते हैं। अब जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे आए प्यारा बेटा, हमें क्या चाहिए होगा? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। ये बात निकल के आ गई आपके सामने, ये डायग्राम जैसे बना है बस इसको मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक। अब प्यारा बेटा देखो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहां पर जो हम यूज करते हैं वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है? SHE। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसका एक फुल फॉर्म है NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम इसको बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे, ध्यान दीजिए प्यारा बेटा,
अगर मैं ये बोलूं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे क्या केवल यही यूज हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, और भी होते हैं। जैसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड में कैलोमल आ गया, सिल्वर के इलेक्ट्रोड आ गए, लेकिन वो कम्पिटेटिव पार्ट का हिस्सा हो गया। अब कम्पिटेटिव पार्ट में वो चीजें डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। अभी तो आप ये मान कर चलिए कि बोर्ड लेवल पे अगर आपको सीखना है तो बोर्ड लेवल पे आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे कंसीडर करना पड़ेगा। भाई क्या होता है, कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि भैया इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है, किस तरीके से इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो SHE होता है, इसमें नॉर्मल एक कंटेनर, देखना SHE जो है इसमें एक नॉर्मल एक कंटेनर है प्यारा बेटा। इसमें है क्या, इसमें एक इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब पड़ी हुई है। एक हमने इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब भरी हुई है। इस इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब में से एक साइड से हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट करा रहे होते हैं। ये देखिए इसका एक बेसिक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। अब इस ट्यूब के थ्रू, इस इन्वर्टेड ट्यूब के थ्रू प्लेटिनम का जो वायर होता है, एक प्लेटिनम का वायर यहां पर रहता है और उसमें प्लेटिनम की फॉइल रहती है, एक पतली परत प्लेटिनम की। तो इस पे हमने क्या लिख दिया, प्लेटिनम की फॉइल। और ये क्या चीज हो गया बेटा, प्लेटिनम का वायर हो गया। ये बात तो लगभग आपको आइडिया हो गई। और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो होती है ये इंसर्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस इंसर्ट हो रही है 1 atm प्रेशर या अप्रॉक्सीमेट 1 बार प्रेशर बोल सकते हो। ये एक बात दिमाग में समझा लो, जनरली लगभग अप्रॉक्सीमेट 1 बार के इक्वल मान चलिए, ठीक। यहां पर आप एक एसिड यूज करते हो, यू यूज एन एसिड, आप एक एसिड का यूज करोगे। एसिड कोई भी हो सकता है, लोग खाली बताते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप HCl यूज करो, H2SO4 यूज करो, कुछ भी, कोई भी एसिड यूज करिए, बस मेन चीज क्या होना चाहिए कि जो H+ का कंसंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी 1 मोलरिटी, 1 मोलरिटी H+ का कंसंट्रेशन होना चाहिए। उतने लेवल में कोई भी आप एसिड यूज कर लीजिए जो इतना कंसंट्रेशन प्रोवाइड करा दे। अब लास्ट में क्या होता है कि ये जो प्लेटिनम की फॉइल होती है, इस प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर प्लेटिनम के कुछ छोटे छोटे बारीक पाउडर फॉर्म में आप इसके ऊपर कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग। आप प्लेटिनम कोटिंग एक हम इसमें दे देते हैं। अब ये जो प्लेटिनम कोटिंग की गई है प्यारा बेटा, इसका क्या रीजन है? कभी कभी ये पूछता है कि बताइए जो प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की गई है, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग का रीजन क्या है? तो प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग का कोई कुछ रीजन नहीं है। जैसे पाउडर्ड फॉर्म में यहाँ प्लेटिनम ब्लैक हम पुट कर देंगे तो इस प्लेटिनम ब्लैक का बस ये फायदा हो जाएगा कि ये करेगा क्या, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, ये सरफेस एरिया बढ़ा देगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा। आप ऐसा समझो, एक ये प्लेन सरफेस है, इसी के ऊपर अगर माना मैं हेमीस्फीयर अरेंज कर दूं तो प्लेन का तो सरफेस एरिया इतना है, और हेमीस्फीयर इसके ऊपर अगर मैं एक ले आऊं तो उसका सरफेस एरिया प्लेन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में जो प्लेटिनम की बीड्स होती हैं वो यहाँ पड़ी रहती है और वो सरफेस एरिया बढ़ा देंगी, जिसके कारण होगा क्या कि हाइड्रोजन गैस जो होगा उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्टर हो जाएगा। ये मेन मुद्दा है। अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने एक नाम दिया, क्या? इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने नाम दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तौर पे जानते हैं और समझते हैं। ये बात तो लगभग समझ में आ गई। अब नियम क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी भी तरीके से काम कर सकता है। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इस SHE का एक नाम और होता है, इसे हम नाम देते हैं रिवर्सिबल। इसे हम क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, बड़े काम की चीज हैं। कभी आप नीट मेडिकल में कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम दे देगा। इसे हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्यों भाई रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं? क्योंकि इस इलेक्ट्रोड को तुम दोनों तरीके से काम कर सकते हो, कैन वर्क एज बोथ। ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, कैन वर्क एज बोथ, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ये दोनों तरीके से काम करने का मतलब ये एनोड के तौर पे भी काम कर सकता है और ये एज कैथोड के तौर पे भी काम कर सकता है, तुम उसको जैसा काम कराना चाहो। यहां पर चीजें ध्यान समझिएगा। मैंने क्या कहा? ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। एज एनोड, एनोड के तौर पे भी काम कर सकता है। एज कैथोड, कैथोड के तौर पे भी काम कर सकता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मतलब क्या कहना चाहता हूं कि अगर माना तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है
तो तुम SHE को कहां लगा दो, SHE यहां कर लगा दो, ये हटा के, ये पूरा हटा के प्लेटिनम वायर वाला वही पूरा पोर्शन उठा के फिर आप कहां पर रख दोगे, यहां पर। जैसे SHE को यहां रखोगे डिफरेंस की उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है, अभी डिस्कस कर लूंगा, और फिर आप डिफरेंस और इसका फिक्स है तो इस बेसिस पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो SHE को कैथोड के तौर पे काम करोगे, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो SHE को एनोड के तौर पे काम करोगे। वैसे तो किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है, लेकिन एक जनरल वे में लेफ्ट साइड वाले का निकालना है तो राइट साइड में रखना पड़ेगा, राइट साइड वाले का निकालना है तो लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि भाई जो SHE है वो किसी भी तरीके से वर्क कर सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि SHE किसी भी तरीके से वर्क कर सकता है, लेकिन अब इक्वेशन पे भी ध्यान दो। अगर SHE जो होगा वो एनोड के तौर पे काम करेगा कभी, तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज होंगे, ऑक्सीडेशन शो करेगा। आप इस इक्वेशन को याद रखिए। जब ये कैथोड का काम करा करेगा तो आप इक्वेशन ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। तो ये दो इक्वेशन जरूरत पड़ती रहेंगी, इनको जरूर आप याद रखिएगा अपने दिमाग में। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इतनी चीज समझने के बाद प्यारा बेटा एक बात समझ लो, हमने ये समझाया कि SHE को कैसे भी काम कर सकते हैं, एनोड कैथोड कैसे भी यूज कर सकते हो। अब SHE चाहे जैसा भी काम करे, चाहे कैथोड का काम करे, चाहे एनोड का काम करे, एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कैथोड का काम करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और दोनों की जो वैल्यू है उसको हम कितना लेके चलते हैं, 0 वोल्ट। अब ये कहोगे सर 0 वोल्ट क्यों होता है? ऐसा नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 ही क्रिएट हो, ये तो आपने रेफरेंस माना है, तो रेफरेंस आप कुछ भी मान सकते हो भाई। 1 kg को मानते हैं, इसका कोई एक पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है एक तरीके से। तो आप ऐसे मान के चलो कि भाई जैसे एक स्केल है, अब स्केल में यहाँ रीडिंग 0 थी, तुम सारी चीज 0 से मेजर कर रहे थे। अब ये स्केल यहाँ से ब्रेक कर गई, जब ब्रेक कर गई 2 पर ब्रेक हो गई। अब 2 पे ब्रेक हो गई तो अब मुझे रीडिंग करनी है, तो हम 2 को क्या मान लें, 0 मान लें, और उसको 0 मान के अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो क्या मेजरमेंट नहीं होगा? तो बिल्कुल वैसे ही अब SHE का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्क नहीं पड़ता है, हम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू मान के कितना चलेंगे, 0 वोल्ट ही मान के चलेंगे। एक बात और, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक कंडीशन होती है। जब हमने ये स्टैंडर्ड कंडीशन लगाया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की कंडीशन जब लगाया, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलैरिटी, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 बेटा, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 298 केल्विन, ये भी फिक्स है। और जो प्रेशर होना चाहिए वो भी फिक्स है, कितना होना चाहिए प्रेशर, अगर गैस है कोई गैस है तो उस गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm या अप्रोक्सीमेट 1 बार। मतलब अगर तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या सेल पोटेंशियल को नॉर्मल स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हो, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, ये है वो स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब क्या, कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलैरिटी, टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 atm, तब हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे। इतनी बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा। हमने सिखाया कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते हो, उसको मेजर करना है तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, SHE। वो एनोड और कैथोड दोनों के तरीके से काम करेगा। जब एनोड और कैथोड दोनों तरीके से काम करेगा तो इक्वेशन कैसे लिखोगे ये भी मेंशन किया। कंस्ट्रक्शन डायग्राम समझ लिया। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आ सकता है यहाँ पर, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी समझा दिया कि भाई प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग क्यों करते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए और हाइड्रोजन गैस ज्यादा एब्जॉर्ब हो। दोनों कंडीशनों में एनोड कैथोड दोनों कंडीशनों में SHE चाहे जैसा यूज करो, उसका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू है वो 0 वोल्ट ही लेकर चलेंगे। हम स्टैंडर्ड कंडीशन पोटेंशियल के साथ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ जोड़ते कब हैं, जब वो इन 3 कंडीशन को फॉलो करता है। कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। क्लियर? जब इतनी बात प्यारा बेटा आपको समझ में आ गई तो इसके बाद अब हम चलिए आगे की चीजें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे की चीजें समझने से पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देने लायक है बात?
पहली ध्यान देने लायक जो बात है प्यारा बेटा वो ये है कि प्रेजेंटेशन मैंने सिखा दिया था, एसएचई आपको क्लियर हो गया। अब आफ्टर दैट प्यारा बेटा जो हम आते हैं वो नॉनेस्ट इक्वेशन पे आते हैं, लेकिन नॉनेस्ट इक्वेशन पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कुछ छोटे छोटे जो बेसिक टर्म्स हैं और जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन उनको समझो। अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूंगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं कैसे रिप्रेजेंट किया करूंगा, ई इलेक्ट्रोड ऐसे लिखूंगा तो मान के चलो कि या शॉर्टकट में भी लिख दूं तब भी वही, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये दो तरीके का सिखाया मैंने, ये दो तरीके का सिखाया। इसको क्या कहेंगे, ई ऑक्सीडेशन लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, ई रिडक्शन लिखा होगा। क्लियर। अगर ई ऑक्सीडेशन लिखा होगा तो इससे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे, ये भी मैंने सिखा दिया था। अगर ई रिडक्शन लिखा होगा तो क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, ये बात भी मैंने सिखा दी थी। रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, ये बात भी मैंने सिखा दी थी यहीं पे। लेकिन अगर ये जो टर्म्स हैं ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे आ जाएं, मतलब यहां पर वो टर्म ऐसे कहीं लिखा मिल जाए तुमको, ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखा मिल जाए, या तुमको लिखा मिल जाए क्या, ई नॉट रिडक्शन लिखा मिल जाए, ऐसे कुछ लिखा मिल जाए, तो क्या समझ जाना, इसे हम फिर क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हर एक बात का अपना अलग मतलब है, क्या पूछ रहा है एग्जाम में, ये काम की चीज है। इसे क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर माना ई नॉट रेड पूछ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, फिर उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नॉट लग जाएगा तो स्टैंडर्ड, पढ़ते कैसे, पहले नॉट को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली प्यारा बेटा, और इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली जैसे ये एक टास्क यहां से निकला है, बिल्कुल वैसे ही अगर माना कहीं लिखा हो सेल पोटेंशियल, अगर कहीं लिखा हो सेल पोटेंशियल, या इसी को हम यहां पर समझेंगे ईएमएफ। दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर है, मैं सिखा दूंगा। मेन तो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर उतना रिक्वायरमेंट होती नहीं, लेकिन मैं तब भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक। अब अगर सेल पोटेंशियल लिखा होगा तो सेल पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ई सेल। ई सेल लिखा है तो इसका मतलब सेल पोटेंशियल है। लेकिन अगर कहीं पे ई नॉट सेल लिखा है तो इसका क्या मतलब हुआ, ई नॉट सेल का मतलब हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब तुमको न्यूमेरिकल में ध्यान देना पड़ेगा कि भाई पूछ क्या रहा है, सेल पोटेंशियल पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ रहा है, या फिर उसको हम क्या कहा करेंगे मेरा प्यारा बेटा, ईएमएफ बोला करेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ, या फिर क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ, केवल ईएमएफ नहीं, स्टैंडर्ड ईएमएफ। अब इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा चीज समझ लो, ये जो सेल पोटेंशियल है या ईएमएफ है, फिर यहां पर समझा देता हूं, ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए ज्यादा परेशान मत होना। मैंने क्या कहा कि भाई जो सेल पोटेंशियल है या ईएमएफ है, बुकलेट में आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, उसमें काफी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस बताओ, तो ईएमएफ और सेल पोटेंशियल इसका मतलब क्या है कि अगर करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, अगर करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, तब उस कंडीशन में किसी भी दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब जब करंट फ्लो हो रही है उस समय जितना पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, और जब नो करंट फ्लो हो रही हो, जब कोई भी करंट फ्लो ना हो रही हो सर्किट में, नो करंट फ्लो थ्रू सर्किट, जब सर्किट से कोई करंट ना फ्लो हो रही हो, तब जितना दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे ईएमएफ। क्योंकि करंट जब फ्लो हो रही होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है, तो ये जो होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये नहीं होता है मैक्सिमम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होने चाहिए।
लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल अप्रोच है केमिस्ट्री में क्लास 12th में, उसमें उतना कोई खास अंतर नहीं है। आप सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों को एक जैसा ट्रीट करके या एक ही सिंबल के तौर पे मान के आंसर निकालोगे। वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेगा या स्टैंडर्ड ईएमएफ कहे, मतलब वो यही चीज पूछ रहा है। बाकी ज्यादा डिफरेंस आपको मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, या फिर प्यारा बेटा आप लोग जो बुकलेट या स्टडी मटेरियल है उसमें आपको चीजें मिल जाएंगी। अभी ये प्रेजेंटेशन सीखा, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इनका सबका मतलब याद रखो, क्योंकि बिना मतलब याद किए न्यूमेरिकल में फिर परेशानी आएगी। इतनी चीज हो जाने के बाद प्यारा बेटा अब एक चीज ध्यान समझ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सारी चीज पता चल गया, कोई कुछ बातें नोट डाउन कर लो। जैसे पॉइंट नंबर 1 बहुत अच्छी चीज नोट डाउन करने लायक है, क्या कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एंड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है बट अपोजिट डिफरेंस, अपोजिट साइन, लेकिन इनका जो साइन होगा वो क्या होगा प्यारा बेटा? अपोजिट होगा। मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनकी वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन इनका जो साइन होगा प्यारा बेटा वो क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। एक बात तो ये दिमाग में बैठा लो, मतलब ई ऑक्सीडेशन लिखा है तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस का ई रिडक्शन के। मतलब कहीं अगर न्यूमेरिकल की बारी चल रही होगी, हमने कहा कि भाई ई ऑक्सीडेशन कहीं लिखा है ऐसे Zn2 प्लस, अब इसकी वैल्यू कहीं लिखी है माना 0.76 वोल्ट, एक एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो ऑक्सीडेशन है क्योंकि लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहीं पे माना मैं कहूं कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, तो चाहे वो इलेक्ट्रोड कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दोनों निकाल सकते हो। बस क्या होगा? साइन बदलना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये दिमाग में बैठा लो, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। तुम्हें निकालना पड़ेगा तो निकाल सकते हो। इतनी चीज समझ लेने के बाद चलिए मैं न्यूमेरिकल अप्रोच पे आता हूं। थोड़ी सी न्यूमेरिकल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। अगर प्यारा बेटा मैं न्यूमेरिकल अप्रोच पे आऊं तो वैसे तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं अभी कैलकुलेट करना सिखाना चाह रहा हूं। क्या फॉर्मूला आपको सिखाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर मेरा प्यारा बच्चा ईएमएफ अगर निकालना है स्टैंडर्ड, तो कैसे निकालोगे? वैसे तो रेफरेंस या बुक में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आप उतने सारे फॉर्मूलों और कंफ्यूजन से दूर हटते हुए जो सिखा रहा हूं वो बिल्कुल वही फॉर्मूला रट के चलो। क्या? एक ही फॉर्मूला याद करो। वैसे तो लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, ई नॉट राइट साइड माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड, पता नहीं क्या क्या, आप लेकिन एक ही फॉर्मूला रखोगे। क्या? कि जो ई नॉट सेल होता है उस ई नॉट सेल की वैल्यू होती कितनी है? ई नॉट रेड कैथोड माइनस ई नॉट रेड एनोड। आप केवल बस यही वैल्यू याद रखिए। मैं पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ई नॉट रेड कैथोड, ई नॉट रेड कैथोड में से घटा दोगे क्या? ई नॉट रेड एनोड की वैल्यू घटा दोगे। मतलब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट करोगे, ये याद रखिएगा। अब भले उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा हो, वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, बस साइन बदलना होता है। तो आप क्या करेंगे कि जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की वैल्यू में से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे। आप बस इसी फॉर्मूले को याद रखो, इसी से काम चल जाएगा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मैं सारे न्यूमेरिकल बता देता हूं। जैसे न्यूमेरिकल को वैसे तो टाइप में बांटने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तब भी मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाहूंगा। देखिएगा, जैसे टाइप नंबर 1 मैं क्वेश्चन अपने आप ही बना दूंगा सेम उसी से बदल के, जिससे आपको फॉर्मेटिंग की पता चले। एक टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है? प्रेजेंटेशन दे रखा होता है। कैसे? जैसे उसने प्रेजेंटेशन ऐसे दे दिया, कहा कि माना मेरे सामने एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस,
उसने कहा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसने ऐसे बोला, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक अबव। जैसा ऊपर दिखा है वैसा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सेल पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल। अब प्यारा बेटा ध्यान दो, मैंने ये चीज थोड़ी सी गलत लिखी, सेल पोटेंशियल कहीं पूछेगा वो, ये कहीं कहीं किताबों में गलत लिखा होता है, कहीं कहीं सही भी लिखा होता है, काम चल जाता है वैसे। फाइंड द स्टैंडर्ड, मैं पूरा टर्म लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि दोनों में अंतर है, फिर उसमें नॉनस्ट इक्वेशन लगानी पड़ जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इफ, अगर क्या, ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn, हम अपने आप वैल्यू मान के चले हैं, वो कितनी है 0.45 वोल्ट, एंड ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu, इसकी वैल्यू कितनी है 0.85 वोल्ट। क्वेश्चन मार्क। ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया। जब प्रेजेंटेशन दे दे तब तो भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा काम करेगा कैथोड का, और ये कैसा काम करेगा एनोड का, ये कैथोड और ये क्या हो गया एनोड। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा है, मतलब ई नॉट सेल पूछा है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला लगा दो। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन कैथोड की वैल्यू में से ई नॉट रिडक्शन एनोड की वैल्यू को घटा दोगे। क्लियर? मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलता रहूंगा जिससे आपको आइडिया लग पाए। अब मैंने ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, मैं सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलूंगा, कुछ नया क्वेश्चन ही नहीं लिखूंगा। अब कैथोड इसमें कौन है, चूंकि प्रेजेंटेशन पता चल गया ये कैथोड है ये एनोड है, तो कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी थी कॉपर वाले की 0.85, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे, एनोड की वैल्यू कितनी होती है 0.45 वोल्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.40 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? फॉर्मूला ऐसे लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है रेफरेंस में कैसे दे रखा है, बुक में कैसे दे रखा है, आप यही फॉर्मूला लगाइए, हमेशा आंसर आ जाएगा। जो कैथोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसमें से एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को घटा दीजिए और आपके सामने आंसर जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। जब इतनी चीज आ गई प्यारा बेटा, जब इतनी चीज आ गई तो नेक्स्ट चीजों पे आता हूं। नेक्स्ट चीज देखो, इसी क्वेश्चन में अगर बाई केस मैं इसको टाइप नंबर 2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं क्यों अलग अलग क्वेश्चन लिखूं, उसी को बदल के समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। टाइप नंबर 2, अगर प्यारा बेटा प्रेजेंटेशन ही ना दिया हो, अगर उसने कहा कि इफ एन ऐसे बोले सीधे, मैं क्वेश्चन बदल दे रहा हूं, ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि प्रेजेंटेशन उसने दिया नहीं, ऐसे ऐसे उसने कहा ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल find the value of standard EMF if, क्वेश्चन ऐसे दे दे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में यहां लिख दे रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट को यहां लिखे ही है, मैं सारे कॉन्सेप्ट यहीं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर प्यारा बेटा क्वेश्चन ऐसे है और रिप्रेजेंटेशन ना दे रखा हो तो एक बात बहुत अच्छे से ये नोट डाउन करने लायक चीज है क्या, कि अगर रिप्रेजेंटेशन ना हो, ठीक है, तो कैथोड के तौर पे दैट इलेक्ट्रोड वर्क, वो इलेक्ट्रोड वर्क करता है, दैट इलेक्ट्रोड वर्क हुज, जिसकी ई नॉट रेड वैल्यू क्या होती है, इज हाइयर, जिसकी ई नॉट रेड वैल्यू ज्यादा हो, क्योंकि तभी सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0 और तभी वो काम कर पाएगा। तो भाई इसमें से आप मैं पूछूं, प्रेजेंटेशन नहीं दे रखा लेकिन तभी मैं पूछूं कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है इसकी वैल्यू कम है, तो ये कैथोड और ये एनोड। फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट रेड कैथोड माइनस क्या होता है ई नॉट रेड एनोड, कैथोड में से एनोड की वैल्यू घटा दो, 0.85 माइनस 0.45 सब्ट्रैक्ट किया 0.40 वोल्ट। इतनी चीज क्लियर है।
अब जब इतनी चीज क्लियर है प्यारा बेटा, एक क्वेश्चन ऐसे आपने निकाल लिया, ऐसे सीख लिया। अब इतनी चीज सीख और समझ लेने के बाद चलो जी, ये तो दिमाग में आ गया। अब इतनी चीज समझ और सीख लेने के बाद प्यारा बेटा, मतलब जो भी जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड का काम करेगा, जिसकी कम होगी वो एनोड का काम करेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ऐसे दूं, कभी कभी बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। माना एक ऐसे लिख दिया, उसने कहा कि क्वेश्चन का मैं मिक्सिंग करता हूं, जैसे मैंने ऐसे कहा, इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is represented like, it represented like, ऐसे रिप्रेजेंट किया Al2 Al3 प्लस, और यहां हमने लिख दिया क्या, Cu2 प्लस टू Cu। ठीक है, फाइंड द, नहीं अब वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल भी पता चल गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब ई नॉट सेल। कभी कभी कहता है कि फाइंड सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, स्पॉन्टेनियस और नॉट। आप ध्यान देना, ये कंडीशन और निकल के आई प्यारा बेटा, ये भी एक पॉइंट आया। अगला पॉइंट कि सेल जो होगा वो तब स्पॉन्टेनियस होगा या फिर वो फीजिबल होगा, फीजिबल होगा या फिर वो वर्क करेगा प्रॉपर जब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या निकल के आए, पॉजिटिव निकल के आए। मतलब पूछ रहा है कि बताओ सेल फीजिबल है कि नहीं, सेल वर्क कर रहा है कि नहीं, सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो वो तभी स्पॉन्टेनियस होता है जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो उसने पूछा कि बताओ सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो ई नॉट सेल निकालेंगे। कब, अगर इफ ई नॉट Al2 Al3 प्लस, इसकी वैल्यू हमने मैंने कितना लिख दिया, माइनस का 0.040 वोल्ट, एंड ई नॉट Cu2 प्लस टू Cu 0.90 वोल्ट। अब क्वेश्चन देखो, अब जब क्वेश्चन करने चले तो ये तो पता है कि ई नॉट सेल निकालना है, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या सिखा दिया मैंने कि ई नॉट रिडक्शन कैथोड की वैल्यू में से ई नॉट रिडक्शन एनोड की वैल्यू को घटाना है। ये बात तो सिखा दिया, कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। अब कैथोड की वैल्यू देखता भैया, कैथोड की वैल्यू देखो कितनी है रिडक्शन की, ये कैथोड है ना, इधर कैथोड इधर एनोड, राइट साइड कैथोड, तो कितनी है 0.90 वोल्ट, माइनस ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू एनोड की, तो वो देखिए रे रिडक्शन की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान दीजिए। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन यहां पर अगर देखो तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो इसकी अगर रिडक्शन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो लिखोगे कैसे, ई नॉट रिडक्शन बराबर जानते हो क्या हो जाएगा, ऐसे ई नॉट रिडक्शन ऐसे लिखोगे, ई नॉट Al3 प्लस टू Al, गेन करके दिखाओगे और वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाएगा। मतलब वो एक्चुअली में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, और फॉर्मूले में मैंने क्या सीखा है, रिडक्शन वैल्यू रखना होता है, फॉर्मूला ऑक्सीडेशन वाला भी, लेकिन आप एक ही फॉर्मूला सीखो, हम रिडक्शन वैल्यू ही रखेंगे। तो उसमें चूंकि ऑक्सीडेशन वैल्यू थी तो पहले रिडक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब वैल्यू रखो, कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में से एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो आई है उसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आपके सामने प्यारा बेटा आंसर आ जाएगा। और आपने देखा कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधे सीधे बोलोगे कि सेल इज स्पॉन्टेनियस, जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस है, ये बढ़िया तगड़ा अच्छा खासा वर्क कर रहा है। तो न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, क्या चलता है कहानी, लगभग मैंने सिखाई आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, SHE NHE, ये सारी चीजें, प्लस फार्मूला कैसे क्वेश्चन करोगे, ये बातें लगभग आपको समझ में प्यारा बेटा आनी चाहिए। अब जब इतनी चीज समझ में आ गया तो एक्चुअली इसी फॉर्मूले की मदद से तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हो। ध्यान देना, इसी फॉर्मूले की मदद से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हो, जो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले। मतलब कि अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे आ जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ ई नॉट Zn2 प्लस, ऐसे क्वेश्चन है, या ई नॉट Zn2 प्लस टू Zn, ऐसे लिख गया, ऑफ डैनियल सेल, एक डैनियल सेल के बारे में बात कर रहा है, डैनियल सेल, ठीक है। इफ द
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब वो देता भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड भी नहीं देता है, बस केवल इतना कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल ऑफ द डैनियल सेल, बस इतना लिख देगा। अगर तो कैसे करेंगे, तो फिर देखो ई नॉट वैल्यू निकालनी है तो पहले ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है ई नॉट सेल का फॉर्मूला, क्या होता है ई नॉट रेड कैथोड माइनस ई नॉट रेड एनोड। आप ये फॉर्मूला लगा दिए। अब ध्यान दो, डैनियल सेल पे आ जाते हैं। डैनियल सेल में सीखा था कि 2 इलेक्ट्रोड, ऐसा तो सीखा था, यहां पर एक, यहां पर, यही सीखा था। आपने ये सीखा था प्यारा बेटा, यहां पर ये जिंक का काम करता है, ये कॉपर का काम करता है डैनियल सेल में। इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान दो, इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब हमें पहले वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा, और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये अगर जिंक है और ये जिंक सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है बस, तो दूसरी साइड में बताओ क्या लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी साइड में मजबूरी है आपको, एक इधर की वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरी साइड में तुमको लगाना पड़ेगा क्या प्यारा बेटा, SHE। ध्यान दो SHE का डायग्राम, फिर दूसरी साइड तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, SHE लगाना पड़ेगा। दूसरी साइड तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, SHE। अब ऐसे अरेंजमेंट करोगे, अरेंजमेंट भी तुमको प्रॉपर बना के दिखाना पड़ेगा वहां। अब फॉर्मूला लगाओ, यहां पर कैथोड का काम कौन कर रहा है, SHE, और SHE की रिडक्शन हो वैल्यू चाहे कैसी भी वैल्यू हो, रिप्रेजेंट भी कर देता हूं यार। देखो कैथोड पे चूंकि SHE है तो लिखेंगे कैसे, H प्लस GH2 गेन हो गया, माइनस एनोड की वैल्यू ई नॉट, एनोड पे कौन है जिंक, और जिंक एनोड पे है तो एनोड की वैल्यू हमने घटा दिया, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अब हमने वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर से हमने क्या किया प्यारा बेटा, रीडिंग ले ली। ये सब आपको ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से तैयार करने पड़ेंगे। वोल्टमीटर से लेट सपोज हमारा रीडिंग कितनी आई, 0.76 वोल्ट। आपने 0.76 वोल्ट यहां रख दिया, 0.76 वोल्ट। ये चूंकि चाहे सच्ची चाहे एनोड का काम करे चाहे कैथोड का काम करे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 वोल्ट। माइनस कितना आ गया, ई नॉट Zn2 + 2 Zn। जैसे सॉल्व किया तो देखो ई नॉट Zn2 + 2 Zn, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 0.76 वोल्ट। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बस ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। आप अपनी एनसीईआरटी फॉलो करिए, उससे वैल्यू याद रखिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए। ये एक मेथड होता है, एक तरीका है कि कैसे एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं इस जगह पे। तो लगभग अगर मैं बेटा देखूं और आपके साथ जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं उस बेसिस पे मैं बात करूं, तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को ये पता चल गया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में मेरे साथ में एक अनदर इक्वेशन है, दैट इज नॉन-नेस्ट इक्वेशन। ये नॉन-नेस्ट इक्वेशन एक्चुअली में कहता क्या है, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर सेल पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। ये है नॉन-नेस्ट इक्वेशन की कहानी बेटा। मतलब अगर कोई पूछे कि वो क्या है नॉन-नेस्ट इक्वेशन, आपको अगर नॉन-नेस्ट इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ई नॉट सेल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टू द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अच्छा, जैसे मैं एक कंडीशन लिखूं, मैं एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही बात करूं पहले, अभी मैं केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। अगर प्यारा बेटा मैंने एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया, जैसे हमने कह दिया ऐसे Mn+, उसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए एंड गेट कन्वर्टेड इनटू m सॉलिड फॉर्म एंड इट इज इन एक्वस फॉर्म, आयन है तो एक्वस फॉर्म में रहेगा। अब प्यारा बेटा नॉन-नेस्ट इक्वेशन जो है, जो ये बताता है, जो एक रिलेशन क्रिएट करता है, वो ऐसे प्रॉपर रिलेशन कैसे क्रिएट करता है, वो कहता है कि अगर तुमको ई इलेक्ट्रोड निकालना है, अगर तुमको क्या निकालना है, ई इलेक्ट्रोड की वैल्यू, तो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू को रखो यहां पर। पहले तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल होता है माइनस का
RT डिवाइडेड बाई NF, मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा, ln बेस E वाला लॉग, ठीक है, QC के बारे में भी पता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। ये एक बेसिक प्रेजेंटेशन आया, इसमें चीजें समझ लो, क्या चीजें समझनी है। ई इलेक्ट्रोड की मैं बात करूं, तो ये क्या है, सीधा सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये तो पता होगा आपको। मैं यहीं पे बात करूं, ई नॉट इलेक्ट्रोड की बात करूं, तो ई नॉट इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहीं पे मैं आर की बात करूं, तो ये आपको पता है कि ये भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक। वैल्यू लगभग 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी पता है। यहीं पे टी टेम्परेचर रहेगा, वैसे तो किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हो, लेकिन 298 केल्विन टेम्परेचर हमने यहां पर स्पेसिफिकली रख दिया। एफ फराडे, 1 मोल फराडे, जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू होती ही है, और कितनी होती है, दैट इज 96,500 कूलम, अप्रॉक्सीमेट 96500 कूलम। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए गए, गेन किए गए। QC दैट इज रिएक्शन कोशिएंट, मैं इसको निकालना आपको सिखाऊंगा, ठीक है, तो ये मैं सिखा दूंगा। अब प्यारा बेटा ध्यान दो, इसमें जो समझने लायक है वो ये है कि अगर मैं इसको और मॉडिफाइड करूं, जिस फॉर्म में याद करके आपका काम चलता है, वो क्या है कि सारी वैल्यू रख दोगे तो क्या निकलेगा, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू क्या निकलेगा, ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस का आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाई एन फराडे 96,500 कूलम, और दैट इज एलन आ गया। और QC या KC कुछ भी यूज कर सकते, इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो KC। अब ये एक्सप्रेशन आया, अगर हम सारी वैल्यू रख दें, यहीं पे अगर मैं इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर दूं, तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये बेस 10 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमको बेस 10 में जरूरत पड़ती है। फॉर्मूला मॉडिफाइड फॉर्म में क्या निकला, मॉडिफाइड फॉर्म में फॉर्मूला ये निकला, ई इलेक्ट्रोड, ध्यान देना क्या निकला, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू माइनस का ई इलेक्ट्रोड, पूरी वैल्यू जब सॉल्व करोगे देन वी विल गेट 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग QC। ये देखिए आपके सामने एक्सप्रेशन निकल के आया। अब इस एक्सप्रेशन में भी ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन में प्यारा बेटा अब आपको ये फॉर्मूला रटना है, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये काम के फॉर्मूला है। अगर तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसके स्टैंडर्ड की वैल्यू में से ये वैल्यू घटानी पड़ेगी। कहीं कहीं पे ये प्लस साइन होता है, कंफ्यूज मत होना, यहां पर ये वाली चीज रिवर्स में लिखी होती है। अब मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखूं, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में लिखूं, देखो क्या निकल के आएगा, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में देखो क्या निकलेगा, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू माइनस का ई नॉट इलेक्ट्रोड ई इलेक्ट्रोड का इक्वल टू स्टैंडर्ड ई नॉट इलेक्ट्रोड 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग QC कैसे लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट के टर्म फिर रिएक्टेंट के टर्म, तो प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन जो सॉलिड फॉर्म में था अपॉन रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब ही नहीं, कोएफिशिएंट होता तो पावर में चला जाता, लेकिन चूंकि ये प्योर सॉलिड में है, तो आपने ये पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड में होते हैं उनका मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू जो होती है वो इक्वल टू 1 लेते हैं, यूनिटी, तो वो एक्सप्रेशन गायब हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। कुछ इस तरीके से फ्रेम करते हैं बेटा, ये फ्रेमिंग बड़े काम की चीज है, बिना फ्रेमिंग किए नॉन स्टिक क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना सीख लीजिए, मान के चलो क्वेश्चन आधा कर लिए तुम। यहीं पे ध्यान दो, यहीं पे अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे,
मैं कहूं कि अगर इक्वेशन कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन ऐसी है, ए प्लस बी कैपिटल बी गिव सी कैपिटल सी डी कैपिटल डी। हमने कहा कि ये कोई एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन माना हमने कहा ऐसे अगर लिखी है कोई बेटा, तब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे देखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर तुम्हें सेल्फ पोटेंशियल, क्योंकि पूरी सेल्फ पोटेंशियल है, दोनों इलेक्ट्रोड हो गए ना, एनोड कैथोड, तब इक्वेशन ऐसी आती है। तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पोटेंशियल आ जाएगा। तो सेल्फ पोटेंशियल कितना आएगा, ये आएगा ई नॉट सेल नॉर्मल वाला, फिर इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यूसी। और क्यूसी में आएगा क्या, पहले प्रोडक्ट के टर्म, और जो कोएफिशिएंट होंगे वो कहां चले जाएंगे, पावर में। ठीक, कोएफिशिएंट जो होंगे कहां चले जाएंगे, पावर में, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट के टर्म्स, और जो कोएफिशिएंट है वो कहां चले जाएंगे, पावर में। अब ये एक प्रेजेंटेशन प्यारा बेटा होता है, इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ये देखो, ये है प्रेजेंटेशन और इसको दिमाग में बैठाओ। समझ में आ रहा है? मतलब मैं अगर बात करूं तो आप लोग आराम से चीजें को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ई सेल किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट के टर्म और रिएक्टेंट के टर्म। बहुत काम की चीज है प्रेजेंटेशन। नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन आपका मिलता ही मिलता है बोर्ड में, चाहे आईएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, तो उसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब जब इतनी चीज आप प्यारा बेटा सीख ले गए, तो इतनी चीज सीखने के बाद चलिए मैं थोड़ी सी फ्रेमिंग और सिखा देता हूं। मैंने कहा कि अगर माना n1 की वैल्यू भी निकालना सिखा दूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। माना एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा है, ध्यान दो बेटा, लिखा है Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, दो वर्टिकल लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती थी, सॉल्ट ब्रिज, Al3 प्लस 2Al। अब इसका जो कंसंट्रेशन है हमने कह दिया क्या है, C1 है, इसका कंसंट्रेशन हमने कह दिया C2 है, ये वैल्यू है। अब अगर फिर एक मैं क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस करा दूंगा, उससे काम चल जाएगा। अब अगर मैंने कहा कि अगर तुमको उसको रिप्रेजेंट करना है, तुम्हें ई सेल की वैल्यू निकालनी है, सेल पोटेंशियल निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यूसी। ये है बेसिक एक्सप्रेशन। लेकिन प्यारा बेटा तुम कभी भी तब प्रॉपर नॉन इक्वेशन लगा पाओगे जब एन की वैल्यू पता हो, और क्यूसी भी तब निकाल पाओगे जब इक्वेशन प्रॉपर बना पाओ, उसकी कंप्लीट इक्वेशन। तो कंप्लीट इक्वेशन बनाता हूं, देखो एनोड की इक्वेशन देखना क्या है। एनोड की इक्वेशन में क्या है, लॉस हो रहा है, तो जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कैथोड की इक्वेशन देखो, Al3 प्लस, यही है ना राइट साइड वाला, तो Al3 प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्युमिनियम में। ये कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। और कंप्लीट इक्वेशन बनाते समय हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल नहीं तो काम नहीं चलेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए एंड मल्टीप्लाई इट बाई 2। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देन यू विल गेट 3 हियर, 3 हियर एंड 6 हियर। व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 2 देन 2, 6 एंड 2। अब आपने n की वैल्यू जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो जो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट किए हैं वही n की वैल्यू हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और कंप्लीट इक्वेशन देखो क्या निकल के आई, 3Zn प्लस 2Al3 प्लस, और ये क्या दे रहा है, 3Zn2 प्लस 2Al। आयंस जो होते हैं वो एक्वस फॉर्म में, और ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक, ये देखो ये इक्वेशन आई। अब उसी इक्वेशन की मदद से ही तो तुम पूरी कंप्लीट नॉन इक्वेशन लिख पाओगे और तभी आंसर निकाल पाओगे। जैसे अगर तुमको माना ई सेल की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखोगे, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू कितनी आई, देखो 6 आई। फिर हमने क्या दिया, लॉग क्यूसी, पहले प्रोडक्ट के टर्म, इसमें से देखो सॉलिड वाले नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉलिड वाले का कंसंट्रेशन कितना ले लेते हैं, यूनिटी, तो केवल आयन वाले टर्म लिखोगे। तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन और जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, अपॉन रिएक्टेंट के टर्म जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। देखिए ये एक्सप्रेशन आया, ये है काम की चीज। अब न्यूमेरिकल में थोड़ी कुछ करना है, न्यूमेरिकल आधा तो तुमने आधा से ज्यादा 90% तो सॉल्व ही कर लिया, फ्रेम कर लिया तो 90% सॉल्व कर लिया।
अब क्वेश्चन में देखो n की वैल्यू के लिए क्वेश्चन चाहिए है प्रॉपर, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, नहीं तो कभी कुछ लोग शॉर्टकट से भी निकाल लेते हो, आप लोग निकल भी जाता है। अब इनका कंसंट्रेशन दे रखा है, आप देखो अगर तो अगर ई नॉट सेल इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है C1, इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है C2। आप प्यारा बेटा देखो नई चीजें, नई चीजों में अगर ई नॉट सेल दे रखा है तो भैया तो बल्ले बल्ले मजे आ गया, और अगर ई नॉट सेल नहीं भी दे रखा होगा तब भी तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ई नॉट सेल निकालना तुमको बहुत अच्छे से पता है, क्या प्रैक्टिस करा चुका हूं। ई नॉट रेड कैथोड में से क्या घटा दो, ई नॉट रेड एनोड की वैल्यू घटा दो, ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो लगभग नॉनेस्ट इक्वेशन को आपको एक आइडिया लग गया। अब मैं एक थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहूंगा और उसके बाद तब आगे बढ़ूंगा। क्या थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की जरूरत पड़ती है, उन रिलेशनशिप्स को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप यहां पर जो जरूरत पड़ती है प्यारा बेटा वो समझ लो। वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप क्या जरूरत पड़ता है कि अगर इक्विलिब्रियम हो, इफ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश, अगर इक्विलिब्रियम आ गया हो तो एक बात दिमाग में समझ लो कि इक्विलिब्रियम पे ई नॉट ई सेल की वैल्यू जो हो जाती है वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ का चूंकि आयन बढ़ रहा है एक तरफ समय के साथ, तो उधर का पोटेंशियल बढ़ेगा और एक तरफ का घटेगा, तो ओवरऑल पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो नेट डिफरेंस सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है और क्यूसी को क्या कहते हैं, केसी। तो उससे मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाएगा, ये याद रखना लाया कैसे है, उससे भी तुमको हेल्प मिलेगी। तो 0 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यूसी लिख दो, चाहे ये पूरा टर्म लिख दो, मैं तो क्यूसी लिख देना चाहता हूं, क्यूसी लिख दे रहा हूं, ठीक, क्यों पूरा बड़ी चीज लिखूं, तो क्यूसी लिख दिया। अब देखो इसमें फॉर्मूला अगर तुम रीअरेंज करो तो देखो क्या निकलेगा, लॉग क्यूसी बराबर क्या निकलेगा, लॉग क्यूसी बराबर ये निकलेगा एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.0591, ये आया। इसमें ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, यहां से जो ये फॉर्मूला बन के आ रहा है प्यारा बेटा वो बन के क्या आ रहा है कि अगर तुम्हें, अच्छा क्योंकि क्यूसी किसके बराबर हो जाता है, केसी के बराबर, तो यहाँ केसी आएगा। क्यूसी किसके बराबर हो जाता है, केसी के बराबर, तो केसी आएगा। तो अगर तुमको केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो जैसे लॉग को दूसरी साइड भेजोगे तो आ जाएगा एंटी लॉग। आईएससी बोर्ड में तो टेंशन नहीं है, सीबीएसई वालों को टेबल देखनी होती है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंटी लॉग क्या निकल के आएगा, एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059। अब तुमको बेटा देखो सब पता है, ई नॉट सेल निकालना पता है, एन क्या होता है ये भी निकालना पता है। तो कभी भी तुम्हें अगर निकालना हो केसी की वैल्यू तो केसी की वैल्यू को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। एक रिलेशन ये, कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन देख लो। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन की बात करूं तो आपको पता है कि जो सेल की गिब्स एनर्जी है वो सेल की गिब्स एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, मतलब जो डेल्टा जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, वो माइनस का एन एफ ई सेल के इक्वल हो जाती है, ई सेल के इक्वल हो जाती है। और यहीं पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो नॉट आ जाएगा। मतलब आपको फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। इस पर भी बेस कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, तो ये चीजें आप जरूर याद रखिएगा। ये रिलेशन बड़े ही काम का है। न्यूमेरिकल के सारे मैंने रिलेशन बता दिए, प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल का। मैं ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी अलग से लेता हूं उनमें केवल न्यूमेरिकल की ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तब भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी मैं हिंट दिए दे रहा हूँ सारी कि कैसे करना होता है। नॉनेस्ट इक्वेशन ऐसे फ्रेमिंग करते हैं, अगर केसी और उसके बीच का रिलेशन निकालना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो ये एक तरीके से हो क्या गया, रिलेशन हो गया किसके बीच में, बिटवीन केसी एंड ई नॉट सेल। तो ये एक डेरिवेशन उसका हो गया। एक और एक्सप्रेशन याद रखो, कभी कभी जरूरत पड़ता है, वो जरूरत पड़ता है अगर केसी और डेल्टा जी नॉट के बीच में, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग केसी। एक ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखो, थर्मोडायनामिक्स में डिराइव कराया था, लेकिन आपको अभी यहाँ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। थर्मोडायनामिक्स जब लेक्चर लूंगा तो उसमें डेरिवेशन सिखा दूंगा इसका, तब तक आप ये फॉर्मूला याद रखो।
कि कभी केसी और डेल्टा जी के बीच में रिलेशन आ जाए। तो देखो इलेक्ट्रोड की इक्वेशन समझा दिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की इक्वेशन या सेल पोटेंशियल की इक्वेशन ननस्ट के थ्रू, डेल्टा जी ई नॉट सेल का बीच का रिलेशन और ये सारी चीजें, ये जितने फॉर्मूले समझाए हैं इसी पर बेस न्यूमेरिकल आता है और कुछ आता ही नहीं है। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा के ये लेक्चर और करता हूं। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन ऐसे आया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक, इफ ई नॉट Zn2 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.4 वोल्ट, एंड ई नॉट Cu2 प्लस Cu, इसकी वैल्यू कितनी है 0.90 वोल्ट। क्लियर है। एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम या शॉर्टकट में लिख दूं समझ में आ जाएगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसी एक न्यूमेरिकल से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा, उसी से आपका बढ़िया लग जाएगा। पहली बात, इक्वेशन के बिना काम नहीं चलेगा, इक्वेशन यहीं से पकड़ में आ जाएगा। एनोड की इक्वेशन देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन है, एनोड का काम करेगा। ध्यान दो, जिसकी वैल्यू कम वो एनोड का काम, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड का काम। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप पहचाना आ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इक्वेशन क्या आई, Zn Cu2 प्लस, ग्यू क्या आया Zn2 प्लस, और प्लस क्या आ गया Cu। एन की वैल्यू जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कट किए हैं वो कितना आ गया 2। निकाल लो कट से, आप आराम से तुरंत आंसर आ जाएगा। ई सेल बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है केवल ईएमएफ, स्टैंडर्ड नहीं, तो ई सेल क्या निकल के आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू कितनी आई है 2 लॉग। अच्छा, इफ एंड आल्सो, एंड जो कंसंट्रेशन है Zn2 प्लस का वो कितना दे दिया, माना 0.1 वोल्ट, 0.1 मोलैरिटी, एंड जो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन है वो कितना दे दिया 0.01 मोलैरिटी। हमने कुछ ऐसी वैल्यू लिख दी, ठीक। इतनी चीज ध्यान दो। देखता हूं, अब वैल्यू रख दिया लॉग, पहले ये दोनों टर्म तो आएंगे नहीं, क्योंकि प्योर सॉलिड में आयन वाले टर्म आएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई क्या जाएगा Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। सारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी भैया, नहीं दे रखी तो कौन सी बड़ी बात भैया, तो आप सीधा फॉर्मूला क्या लगा दोगे, ई नॉट रेड कैथोड, इसमें से क्या घटा दोगे वैल्यू, ई नॉट रेड एनोड। ये फॉर्मूला अलग से सिखा रखा हूं, परेशान मत हुआ करो बार बार हर छोटी चीज के लिए। माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.1, इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01। सॉल्व करिए अब। जैसे अब सॉल्व करोगे देखो कैसे आंसर आएगा, ध्यान दो, बहुत आसान होता है सब। कैथोड की वैल्यू कौन है, राइट साइड वाली 0.90 में से क्या घटा दिया 0.40, यहां आया माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। ये जब पावर ऊपर जाएगी देखो खुद, एक यहां से पावर चली गई, एक यहां से पावर चली गई, ऊपर कितना जाएगा 10, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, तो कितना जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा 0.50 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। पूरा सॉल्व किया तो 0.50 माइनस 0.0, ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 5, 2 9 ही रख लेता हूँ, 5 अगर लिखना ठीक नहीं तो काम चल जाएगा। और वैल्यू रखोगे तो लगभग वैल्यू इसमें से जब घटेगा 0.029 तो लगभग वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी प्यारा बेटा 0.48 अप्रॉक्स, लगभग वैल्यू इतनी आ जाएगी। आप सॉल्व करिएगा पूरा। अब जब पहला पार्ट सॉल्व कर लिया तो दूसरे तीसरे पार्ट में काहे के लिए परेशान हो रहे हो। अब दूसरे तीसरे पार्ट के लिए मैं एक काम कर रहा हूं कि फॉर्मूले तो सारे लिख ही लिए हैं, तो इतने हिस्से को मिटा दे रहा हूं, ठीक, इतने हिस्से को मिटा दे रहा हूं, इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब देखो बी पार्ट सॉल्व करना है तो बी पार्ट कैसे सॉल्व करोगे,
बी पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है तुमको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी फॉर्मूला पढ़ा कि Kc बराबर क्या होगा, एंटी लॉग और वैल्यू क्या आ जाएगी n, n की वैल्यू 2 थी, ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू देखो कितनी थी प्यारा बेटा, देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी 0.50, यही तो ई नॉट सेल की वैल्यू आई थी फॉर्मूला लगा के पूरी, तो कितना आ गया 0.50 और डिवाइडेड बाई 0.0591, पूरा सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। सी पार्ट सीधा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस का 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं, लॉग और जो केसी की वैल्यू आएगी वो केसी की वैल्यू यहां रखिए, लॉग केसी की वैल्यू यहां रखिए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं, सारे फॉर्मूले, सारे एक्सप्रेशन, सारे कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपको दे दिया है, बस वीडियो को 1 से 2-3 बार देखिए, लगभग सारे कॉन्सेप्ट जितने भी बोर्ड लेवल के रिक्वायर्ड हैं, अब इन्हीं में थोड़े नए कॉन्सेप्ट मिक्सिंग करेंगे, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे, उसी से आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच कवर अप होने लगेगा। बाकी कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बस इसी से बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा, आप कॉम्पिटिटिव लेवल भी समझना शुरू कर दोगे, लेकिन बिना बेसिक लेवल समझे कॉम्पिटिटिव लेवल कभी नहीं समझ सकते बेटा। ठीक है, आज की क्लास में यही रखना हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ अनदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ नई चीजें आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, थैंक यू वेरी मच।